राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की। कहते हैं कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। तो जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से हम सब के लिए आदरणीय होते हैं। ऐसे ही मेरे व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बहुत सम्मानीय आदरणीय श्री दिलीप जी सारण साहब हैं, जो एक सफल बिजनेसमैन हैं और उनसे भी अच्छे एक इंसान हैं, जो जीवन के हर स्थिति परिस्थिति से निकलकर सफल हुए हैं। और किस तरीके से नीति और नीति के साथ व्यवहार किया जाए और व्यवहार के साथ व्यापार निश्चित रूप से अपने आप बढ़ता है। और व्यापार के बाद एक सक्षम होने के बाद पे बैक टू सोसाइटी, समाज ने जिस मिट्टी ने हमें दिया है उसको लौटाना चाहिए। उस कार्य को भी आप बखूबी निभाते हैं। मूल रूप से श्री गंगानगर ज़िले के शार्दुल शहर के आप रहने वाले हैं और वहाँ के लोगों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया। जिस इलाके में आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहा है, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे टोंक ज़िला कमालपुरा हो, चाहे आंधी बस्सी हो, सब जगह आपके सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहे हैं। और मैं इसलिए विशेष रूप से प्रभावित हूँ कि आपका स्नेही व्यवहार, आपकी सहृदयता, संवेदनशीलता हम सबको बहुत प्रेरित करती है। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी जीवन के अनुभव के बारे में हम युवा पीढ़ी को भी अच्छे तरीके से अवगत करवा सके, हम भी स्वयं भी प्रेरणा ले सकें, उन्हीं बात का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। और एक जीवन की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है, किस तरीके से शार्दुल शहर में जो जन्म, एजुकेशन और उसके बाद में किस तरीके से जयपुर की तरफ मूव हुई? जी सर, मैं शार्दुल शहर में मेरी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है जी। मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा था। 7वीं क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जी। और घर की हालात ऐसे थी कि उसको संभालना ज़रूरी था। अच्छा। ज़मीनें मेरे दादाजी के, पिताजी के खूब, मतलब हमारा जो घराना था उस गांव में चौधरीयों का घराना था। तो ज़मीन का रकबा खूब था? हाँ, खूब रकबा था। तो उसको कोई संभाल नहीं सकता था जी। तो फिर ये हुआ कि मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा भी तू इसको खेती को संभाल जी, संभालेगा तो आगे गाड़ी चलेगी। तुम्हारे 3 छोटे भाई हैं, इनको पढ़ा लेना जी। अगर तू ही पढ़ा तो ये सारा काम तेरा जो है वो सही नहीं, पीछे की जिम्मेदारी। तो मैंने साहब पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ कर खेती संभाली और खेती में खूब मेहनत करी जी। और मैंने 72 में फर्स्ट प्राइज जीता है वीट का कंपटीशन। अच्छा, एग्रीकल्चर का? हाँ, 72 मन एकड़ की कणक गेहूँ जो है मैंने 1 एकड़ में 72 मन गेहूँ पैदा किया आपने, तो वो एक सबसे बड़ा पुरस्कार। मेरे को डॉक्टर रणवीर सिंह जी थे यहाँ डायरेक्टर, उन्होंने मेरे को कृषि विभाग में डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को प्राइज़ दिया, फर्स्ट प्राइज़। ये कब की बात है? ये 74 की है शायद। 74 में। अच्छा, उसके बाद आपके जो बाकी 3 भाई थे आपसे छोटे, हाँ, उनको आपने एजुकेशन मैंने, मेरी पूरी कोशिश रही उनको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँ। तो मैंने 2 जो छोटे भाई थे जी, मनोहर और पृथ्वी जी, उनका मैंने सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दिया था चित्तौड़ उस ज़माने में। और वो वहाँ से पास आउट है। एक भाई को बीकानेर में BBS स्कूल था जी, उसको वहाँ लगाया, कोशिश उसने ग्रेजुएशन करी। तो अभी तीनों भाई सरकारी सेवा में, बिजनेस में ही है? वो सभी बिजनेस में ही है। अच्छा, मतलब यानी कि उनका भी जीवन आपने वेल सेटल कर दिया? हाँ, कोशिश तो करी है बाबा की, तो वो जाने कैसे। बिल्कुल नहीं, आपने सक्षम कर दिया। उसके बाद में एक समय के बाद में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मैंने 82 में बांसवाड़ा में नया माही प्रोजेक्ट आ रहा था जी। अच्छा, माही डैम जब बांसवाड़ा में शुरू हुआ, उस दौरान आप वहाँ पर बिजनेस के लिए गए? मैं पहले पहुँच गया और 84 में उसका उद्घाटन हुआ था जी, मतलब चालू हुआ था। मैं 82 में चला गया था जी, और वहाँ ज़मीन खरीद के वहाँ पे खेती शुरू करी। फिर मैंने माइनिंग शुरू करी, वहाँ माइंसें, मार्बल की माइंसें चलती थी, माइंस ली। तो आपने डैम की पानी की उपलब्धता को देख के वहाँ डाइवर्ट हुए?
डैम की पानी की उपलब्धता और इसके अलावा वहाँ की जो लैंड जो फर्टाइल थी, ब्लैक कॉटन सॉइल थी, हर तरह की फसल होती थी उसमें। अच्छा। और ज़मीनों का बहुत सस्ता भाव था। तो आपने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया। तो मैंने वो 1000 रुपये से लेके और 2500 रुपये बीघा तक ज़मीन वहाँ खरीदी। लास्ट में 100-125 बीघा ज़मीन मैंने खरीदी 12000 रुपये बीघे। अच्छा, तो आज की तारीख में वहाँ भी आपके कितने हजार? हाँ, वहाँ चल सारा खेती वगैरह सब मेरा एज इट इज़ है। अच्छा, लेकिन आपके पास ज़मीन यहाँ पर पहले से खूब थी, फिर भी आपने एक्स्ट्रा ज़मीन, ये दूरदर्शीपूर्ण निर्णय था। बेटा था और अनपढ़ था, कुछ जानता था नहीं, तो खेती जानता हूँ। तो मैंने कहा भी खेती करें, इसमें नया कोशिश करें, अच्छा बनाएं, अच्छा करें। तो वो करने की कोशिश करी। वो जब की तो उसके बाद में वहाँ ये खाने चालू हुई जी। तो 2-4 दोस्त बने, उनके साथ जाके जब खाने देखी तो ये समझ में आया कि यार ये काम तो अपन भी कर सकते हैं जी। तो वहाँ वहीं से अलॉट करवा ली। 84-85 में मैंने माइंस अलॉट करा ली थी जी। 89 में फिर ये हुआ कि वहाँ माइंस माल निकाल के बेचने लगे, तो वो जो लोग आते थे उस टाइम कटर लग रहे थे। तो उस टाइम में मैंने सन 89 में 1 करोड़ रुपए का, उस टाइम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी राशि थी। तो 1 करोड़ रुपए का डायमंड गैंग शो लगता था। तो वो डायमंड गैंग शो मैंने बांसवाड़ा में लगाया। दूसरा गैंग शो मेरा था, पहला एक जैन साहब ने लगाया, दूसरा गैंग शो। और उसके बाद में मैं उस व्यापार में आगे ऐसा चलता गया कि वहाँ के जो व्यापारी थे उन सब ने मेरे को मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया जी। तो मैं वहाँ 19 साल मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा जी। बाद में ये जयपुर मकान बनाने के बाद में बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं जब जयपुर शिफ्ट होने लगा जी, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि भाई अब जो है अब आप संभालो। तो उन्होंने कहा नहीं चेयरमैन तो आपको ही रखेंगे। तो मैंने कहा मैं संभव नहीं है, मैं जयपुर। सर, एक किसान खेती से बिजनेस की तरफ मूव करता है, किस तरीके का अनुभव आप देखते हैं? बड़ियों के बीच कारोबार करना और उनके बीच लीडरशिप भी करना, दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों में आपने कैसे समावेशित किया? हाँ, नहीं, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चली, कहीं की कोई दिक्कत आई नहीं। और सब प्रेम से करो तो सब काम होता है। देखो मतलब बांसवाड़ा में आप एक सफल व्यापारी, जितने व्यापारी थे सारे जैन कम्युनिटी, बढ़िया कम्युनिटी के थे, मैं जाट एक ही था। अच्छा। और वो सारे इतने कायल थे, सब इतनी आज भी इतनी इज्जत करते हैं। बस वो सबसे प्रेम से मिलो, प्रेम से रहो, तो उस बात का अपने आप ही मिलती है जी की। अच्छा सर, जाट के पास में पैसा, प्रॉपर्टी, पॉपुलरिटी और पावर आने के बाद राजनीति उसको दिखते, कभी आपको प्रभावित नहीं किया राजनीति में? कभी शुरू में ही प्रभावित नहीं था। मेरे को सन 80 में सादुल शहर में निर्विरोध वार्ड मेंबर बनाया था जी। और उस टाइम मेरे दादाजी मंत्री हुआ करते थे, रामचंद्र जी चौधरी, जो पीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे होकर ये कहने लगे कि आप निर्विरोध बने, वो आपको हम चेयरमैन बनाएंगे। मैंने कहा भाई मैं राजनीति में फिट नहीं हूँ, मेरे को राजनीति नहीं आती। सही है। और मैं राजनीति को पसंद नहीं करता। राजनीति में साफ सच्चा काम करने वाला चल नहीं सकता। तो कुल मिला के लोगों ने नेतागिरी का अवसर दिया, लेकिन आपने नेतागिरी से इतर अपने को कृषि और व्यापार से जोड़े रखा। नेतागिरी में तो ये भी एक बड़ी प्रेरणा, वरना तो लोग राजनीति में पद लेने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद में सर कई सारे सामाजिक संगठनों के भी नेता बनने की लोगों को होश रहती है, भाई मैं फलानी महासभा का अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं फलानी समिति का अध्यक्ष बन जाऊँ, समाज का बन जाऊँ। उस चीज़ ने भी आपको कभी प्रभावित नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, कभी भी। वहाँ बांसवाड़ा में ज़रूर जाट समाज नहीं था। सबसे पहला मैं ही था, फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग चले गए, तो वहाँ एक संस्था खड़ी करी, रजिस्टर्ड कराई। लेकिन वो संस्था भी आपने कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने के लिए खड़ी की? हाँ, और उसको करके वो संभलवा दी उनको। वहाँ बढ़िया
जो है समाज का एक प्लॉट ले लिया, उसमें पूरा वो उसका एक बिल्डिंग बना दी, बना के वो समाज को सौंप दी भी। अब आप उसको अपनी आपके सफल होने के बाद देखो सफलता के सब सारथी होते हैं, तो सादुल शहर और आसपास की माटी ने, आपके गांव की मिट्टी ने आपको याद किया होगा, तो वहाँ के लोगों से भी आपका जुड़ाव बराबर बना रहता है? बिल्कुल बना रहता है। और मैं वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें मैं सहयोग कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ। हाँ नहीं, वो आपका सहयोग तो हम देखते रहते। सादुलपुर में जब भी कोई समाज का कार्यक्रम हो, शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रम हो, खेलकूद प्रतियोगिताएं हो और कोई चीज़ें हों, तो साहब को जब भी याद करते हैं तो सदैव वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं। उसके बाद में सर अभी आपकी जो रिश्तेदारियां हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर बड़े घरानों में हैं, तो किस तरीके से देखते हैं जब आदमी का व्यवहार और व्यापार बढ़ता है तो सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक लोगों का एक बड़ा कुनबा तैयार होता है, तो अपने आप को एक इस पावरफुल सिस्टम में देखते हुए किस तरीके की फीलिंग लेते हैं? नहीं, मैंने कभी मेरे व्यापार में भी राजनीति को नहीं लाया जी। मेरा व्यापार है तो मैं जिस सिस्टम से व्यापार चलता है उसी सिस्टम से व्यापार को चलाया। कहीं ये नहीं कि मैं फलां आदमी का रिश्तेदार हूँ। और रामचंद्र जी चौधरी बहुत पावरफुल, बिल्कुल, वो शायद विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, RPSC के चेयरमैन भी रहे हैं जी। तो मैंने कभी ये नहीं हुआ कि भी मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मेरा ये काम करो। जो काम जिस सिस्टम से होता है उसी सिस्टम से मैंने उसको कराया। मैंने कभी राजनीति और व्यापार को इकट्ठा नहीं किया। बिल्कुल। और अभी भी जैसे नड्डा जी से भी रिश्तेदारी है, डॉक्टर हरी सिंह जी से भी रिश्तेदारी थी, विद्याधर जी भी बहनोई हैं, लेकिन वो ठीक है, वो रिश्तेदारी की जगह, काम अपने जगह। मैंने कभी इसमें वो नहीं हुआ कि मैं इसमें बहुत आगे भाग लेके इसमें कोई पद ले या आगे बढ़ूं। मतलब पद लिप्सा कभी नहीं रही? नहीं। अच्छा, एक सर जीवन में आप क्या एक बिजनेसमैन ही बनना चाह रहे थे या कुछ अलग टारगेट था, ज़िंदगी ने इधर लिया, या आप जो बनना चाह रहे थे वही बने हो? जोरदार सवाल कर दिया आपने। नहीं, बनने तो ऐसा है कि मैं गांव से निकला हुआ और बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी था और इतना कुछ बनाया, मेरे को संतुष्टि है। मेरे मतलब लाइफ में संतुष्टि होना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, वो संतुष्टि है। अभी मेरे को जो बनना चाहिए था, जो बनाना था वो बना लिया। इससे ज़्यादा कोई मतलब मेरी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। हाँ, तो मतलब जीवन में एक सेटिस्फिकेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है। आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। उन लोगों के लिए भी एक सीख है कि जीवन में आप नीति से काम करते रहोगे तो संतुष्टि आपको मिलेगी। एक सर सफलता के क्या मायने समझते हैं लोग? आजकल बहुत शॉर्टकट अपनाने लग गए, लूट खसोट बहुत हो रही है। एक व्यापारिक सफलता के पैमाने क्या मानते हैं आप? ऐसा है सर, बिना मेहनत के शॉर्टकट की सफलता स्थायी नहीं रहती जी। आप मेहनत करके और उसको पूरा टाइम देके अगर वो मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी जी। आप पक्का इरादा रखो और खूब लगन से काम करोगे और ईमानदारी से काम करोगे जी, तो आपकी ईश्वर आपकी सुनेगा और आपको बहुत बढ़िया तरक्की मिलेगी। अगर शॉर्टकट में किसी को बंधु बना के भी ये कमा लिया वो कमा लिया, वो स्थायी नहीं रहेगा। जी जी। स्थायी तो वही रहेगी जो आपने मेहनत करके कमाया है जी, और वो चीज़ आपको स्थायी रहेगी, वो आपको लंबे समय तक आपको और आपके परिवार को काम देगी। अच्छा सर, इसके अलावा अब जैसे आप एक समय के टाइम से जैसे लोग राजकीय सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं, ऐसे आपने व्यापार से लगभग रिटायरमेंट जैसी आपकी लाइफ है, फ्री लाइफ है जी। तो क्या ये आपने इस समय परिस्थिति से निर्णय लिया या स्वैच्छिक निर्णय ले लिया कि ठीक है बच्चों को करने दो अपन एक? वो थोड़ा सा तो क्या हुआ, मेरे शरीर में भी जैसे कैंसर हो गया था ये, और उम्र भी मेरी 71-72 साल हो गई है जी। तो मैंने कहा अपने आप ही आराम करना चाहिए। बहुत कर लिया जी। जीवन में सर और कभी जीवन में आपकी सफलता में, सुख दुख में ऐसे लोगों को स्मरण करना चाहेंगे जिन्होंने आपके लाइफ को प्रभावित किया है? प्रभावित तो
जो बड़े लोग हैं वो उनसे आदमी प्रभावित होता ही है कि इस आदमी ने इतने बड़े पद पे पहुँचे हैं या ये हुआ है। जैसे रामचंद्र जी दादाजी तो मेरे थे, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनकी बहुत साफ सुथरी छवि थी जी। डॉक्टर हरि सिंह जी थे, उनसे भी प्रभावित था मैं भी, वो भी बहुत सिद्धांतों के धनी थे। हाँ, धनी थे। आपने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की है, सब तरह के लोगों से मिले जुले हैं, हर तरह की स्थिति परिस्थिति को देखा है, तो अपने अनुभव को साझा करें कि जीवन में आदमी को क्या करना, आपकी तरफ से एक सफल आदमी होने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत है और मेरी मिसेज का बहुत बड़ा हाथ है जी। वो मेरे को प्रोत्साहित करते रहते थे कि अपने को मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कहीं नहीं घबराना चाहिए। तो उससे मेरे को बहुत वो रहा। अब वो रही नहीं तो मेरा भी जो है ना वो। अच्छा सर, इस आपने अपनी अर्धांगिनी को इतना महत्व दिया है, देना भी चाहिए। इससे मुझे एक निवेदन और करूँगा कि वर्तमान दौर में जहाँ पर सामाजिक रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े, कोर्टों में बड़ी बड़ी शादियाँ तलाकों तक पहुँच रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, तो इसके बीच में आप क्या मानेंगे कि पारिवारिक समन्वय भी व्यापारिक उन्नति का एक बड़ा आधार है, तो उसके लिए क्या सीख देंगे? बस उसके लिए यही है कि आपस में प्रेम से रहो और सामंजस्य बना के रखो, वही अच्छा है। बाकी तो खटास अगर हो गई और उसमें खींचतान शुरू हो जाएगी तो वो ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। और अगर आपस में सामंजस्य अच्छा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। अभी सर हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के बीच में तलाक हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बीच बड़े बड़े व्यापारी सफलता, लेकिन परिवार में समन्वय की बहुत कमी हम देख रहे हैं। ये चिंता का विषय है, तो इस पर समाज को या जो भी सफल लोग हैं उनको चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल चिंतन करना चाहिए, ये चिंता का विषय है। भाई केवल आर्थिक सफलता है जीवन की सफलता नहीं, सारा कुछ नहीं होता है। इससे बिल्कुल ये है, इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। इसका एक तो क्या है कि जो परिवार धीरे धीरे छोटे हो गए ना जी। पहले क्या है कि एक साझा परिवार रहता था जी, तो उसमें बड़े बुजुर्ग रहते थे तो वो उनको ज्ञान बांटते रहते थे जी। अब आजकल क्या है कि साथ तो कोई रहता नहीं है, कमाने लगा न अलग हो गई जी, अपनी अपनी डफली बजाने लग गए, तो उससे ये बिखराव आया। अच्छा, तो निश्चित रूप से जीवन की बहुत सारी सफलताओं के सारथी हैं, जीवन के बहुत सारी अनुभव आपके हैं, और सादगी, सरलता और नीति नियति साफ़ सुथरी हो तो जीवन के हर मोड़ पर आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसमें जीवन की एक संतुष्टि का आयाम हम सब देख सकते हैं। सर एक सवाल, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। मीडिया की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं समाज के लिए, देश के लिए? मीडिया का जो आजकल ये जो मीडिया का रोल अभी अच्छा नहीं है जी। अभी जो चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मीडिया को किस रूप में जाना चाहिए आपकी दृष्टि से, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि उसका मीडिया का धर्म सही निभ सके? सामाजिक कार्यक्रम हो सारा कुछ। ये जो आजकल सस्तापन आ गया है ना, टीआरपी के लेकर कर सस्तापन जो आया है, उससे ज़्यादा ये सारा मीडिया ख़त्म होता जा रहा है और बिकाऊ मीडिया हो गया है। जो जो अपन देखते हैं टीवी में और में, तो सब वो बिकाऊ है। सही सच्ची बात कोई नहीं बता रहा है जी, और मीडिया को सच्चाई बयान करनी चाहिए, उससे ये सही रहे। तो ये थोड़ा सा चिंता का सही दिशा में नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से मीडिया जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर अपनी बात देश के सामने सच्चाई को परोसे, केवल पैसों की या कॉमर्शलाइजेशन की वजह से बाइस्ड तरीके की जो खबरें आती है या सनसनी टाइप की सस्ती टीआरपी बटोरने के लिए जो किया जाता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर बहुत अच्छा लगा आपके जीवन से, हमें भी सीख कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।